age of consent. थैंक यू अनंत। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये, जैसे आनंद ने कहा कि हम इतने नए नए कानून बना रहे हैं, उनके बीच में क्या समन्वय है नहीं है उसको भी नहीं देख रहे हैं, बस वो करते चले जा रहे हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आएंगी हम कुछ नहीं सोच रहे। अब जब पॉक्सो का कानून बना, एक सबसे पहले कोई भी हम में से जो बच्चों पर के अधिकारों पर काम करते, हम नहीं चाहते थे कि पॉक्सो ऐसे करके अलग से कुछ बने। हम चाह रहे थे कि पुलिस जो है वो आईपीसी को बहुत अच्छे से समझता है, तो आईपीसी में ही एक चैप्टर आ जाए जो बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित हो। मगर वो नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ स्पेशलाइज होना चाहिए, तो स्पेशलाइज एक कानून बन गया। अब पॉक्सो बना तो पॉक्सो कहता है कि 18 साल से पहले कोई कंसेंट का मतलब ही पैदा नहीं होता। हम मानते ही नहीं कि आप केपेबल हैं कंसेंट करने के। जब आप केपेबल नहीं है तो वो नेचुरली स्टैट्यूटरी रेप या स्टैट्यूटरी सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। दूसरी तरफ चाइल्ड मैरिज का आपने लॉ बनाया है जिसमें आपको मैरिज जो है वो इलीगल नहीं है, वो लीगल मैरिज है। वंस एक बार शादी हो जाती है वो वैलिड मैरिज है, इनवैलिड मैरिज नहीं है। तो पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज एक्ट के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई है उसको आप कैसे दूर करेंगे, कभी हमने सोचा ही नहीं। बस कानून बनाना था, बनाना था। सिमिलरली एज ऑफ कंसेंट की हम बात कर रहे हैं कि एज ऑफ कंसेंट कितने रिकमेंडेशन गए, चिल्ड्रंस कमीशन बना, चिल्ड्रंस कमीशन के सुझाव भी लिए गए, लेकिन किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और बहुत स्पष्ट रूप से सुझाव ये आ रहे थे कि अगर विक्टिम है और जो अक्यूज है उनके बीच में 3 साल का गैप है तो आप उस केस को अलग तरह से ट्रीट कीजिए, और अगर ज्यादा है उम्र अक्यूज की तो आप उसको अलग तरह से ट्रीट कीजिए। आप ये समझ के मान के चलिए कि एक उम्र होती है जब लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं और वो हेल्थी भी है टू एन एक्सटेंट, मगर कुछ भी नहीं सुना गया, कुछ भी नहीं सुना गया। तो आज की तारीख में हमारे जेल भरे हुए हैं, यंग 19 साल, अब 19 है 18 है जो भी है वो भरे हुए हैं लड़कों से। और जब तक कोई वकील नहीं मिलता, उनको उनका केस नहीं आर्ग्यू होता, तब तक वो वहां पड़े रहेंगे, कोई भी नहीं देखने वाला। ये हमने दिक्कतें खड़ी की हैं। फिर पॉक्सो, हमने कहा कि एक पॉक्सो कोर्ट होगा। फिर निर्भया हुआ तो हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। अब पॉक्सो कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं पॉक्सो के जजेस। कहते कहाँ लिखा है कि पॉक्सो कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट होने की जरूरत है? तो 11 महीने से वो केस चल रहा है, अभी तक सिर्फ 2 ही विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ है, और वो कितना और महीने चलेगा, कितने साल चलेगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि पॉक्सो के लिए कहीं नहीं लिखा कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो अलग है कि हम अलग है। तो हमने बॉक्सेस बहुत सारे बना दिए और बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है, और खासतौर से बच्चों के लिए जिनको हम कहते हैं कि पहले हमने इतनी सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज बना दी। हमने कहा कि पहले पुलिस से सामना होगा, डॉक्टर से सामना होगा, अगर वो लड़की है तो सीआईसी के साथ सामना होगा, और सीआईसी के अलावा उसको सीडब्ल्यूसी के सामने अगर पेश करना है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ सामना होगा। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तय करेंगे कि सपोर्ट पर्सन देना है या नहीं देना है। जब वो सपोर्ट पर्सन देंगे तो एक सपोर्ट पर्सन के साथ सामना होगा। फिर सपोर्ट पर्सन को लगेगा कि मैं केवल सपोर्ट पर्सन हूँ, यहाँ पर कुछ और साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत है, तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सामना होगा। तो सामना करते 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 वो बच्चा तो वही खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि वो उसका अपना केस भी ठीक से खड़ा होकर के लड़ पाएगा कोर्ट में वो बच्चे। और ये हकीकत है कि हमने खुद देखा है, खास तौर से दिल्ली जैसे शहर में, जब एक 3 साल की बच्ची को पुलिस कंप्लेनेंट बनाती है, वो ही कंप्लेनेंट है, मेन विटनेस है, उसको कोर्ट में जब लाया जाता है तो पॉक्सो के जज, जिनको हम सेंसिटिव कहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो पॉक्सो के जज उससे सवाल पूछते हैं ये जानने के लिए कि क्या बच्ची इस लायक है कि वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो वो बच्ची से पूछते हैं आपका नाम क्या है, बच्ची ने बताया नाम क्या है। अब उसको कहते हैं कि अच्छा अपना नाम लिख करके दिखाओ। 3 साल की बच्ची जिसने अभी अभी ABCD सीखा है, तो वो बच्ची जब अपना नाम लिखती है तो कहीं पे P जाता है, कहीं पे A जाता है, कहीं पे C जाता है, तो इस तरह से अपना नाम लिखती है।
उस पर भी चर्चा होती है कि अरे ये नाम तो इस तरह से लिख रही है, तो क्या इसको विटनेस बनाए या इसकी मांग को बनाए। और फाइनली उस पर चर्चा करने के बाद भी आप कंटिन्यू करते हो उस बच्चे से उसका चीफ और उसका क्रॉस आप अलाउ करते हैं, बजाय उसके पेरेंट को अलाउ करते। और ये दिल्ली जैसे शहर में हो रहा है, ये कहीं और नहीं हो रहा है। पॉक्सो बहुत पुराना कानून नहीं है, 2012 में लागू हुआ है, अभी तो 1 ही साल हुआ उसको देखा जाए तो लागू हुई थी। तो ये दिक्कतें हैं और कुछ हमने पैदा की स्पेशल करके। कुछ इस वजह से है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसा आनंद ने कहा, हम कोई पैसा नहीं डाल रहे हैं। कहां से आएगा सपोर्ट पर्सन, किसी को नहीं पता। कहां से आएंगे ट्रांसलेटर्स, किसी को नहीं पता। स्पेशल एजुकेटर्स कहां से आएंगे, किसी को नहीं पता। कहां से उनको पैसा दिया जाएगा, गाइडलाइंस भी बनने के बावजूद किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर ये सब का पैसा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से आना है, तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ही अपने आप में आज नहीं खड़ा हुआ है। वहाँ वेलफेयर ऑफिसर्स ही नहीं है काम करने के लिए, वहाँ स्टाफ नहीं है काम करने के लिए। तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हम बस कुछ करना है तो कुछ करते चले जा रहे हैं। बहुत दिक्कत खड़ी हो चुकी है। एक मुद्दा जिसमें बिल्कुल ध्यान नहीं गया है वो है प्री ट्रायल प्रोटेक्शन। पॉक्सो में भी जो है ट्रायल के दौरान और ट्रायल के बाद की प्रोटेक्शन की बात तो है। ट्रायल के दौरान पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जब ट्रायल हो तो विक्टिम प्रोटेक्शन आप कैसे करें। आप वीडियोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, इन कैमरा ट्रायल्स की बात कर रहे हैं हम, और बहुत सारी चीजें वहां लाने की बात कर रहे हैं, बट दैट इज ओनली ड्यूरिंग ट्रायल। बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है ट्रायल से पहले का, जब विक्टिम और उसके परिवार को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसके बारे में अभी तक किसी कानून में कुछ आया नहीं। आप जब प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने जाते हैं, पुलिस से कंप्लेंट लिखवा दे कि जी इस तरह से अक्यूज हमको परेशान कर रहे हैं, ठीक है जी लिख दो, कंप्लेंट दे दो, एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कानून में आज तक पुलिस को ये नहीं कहा गया कि जी इस तरह ऐसे मामले आए तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी ही होगी। तो वो एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, वो एक समय है जिसपे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस समय में बहुत कुछ हो जाता है। हम फिर बाद में कहते हैं कि विक्टिम हॉस्टाइल हो गई। नेचुरली हॉस्टाइल होगी, क्यों नहीं होगी हॉस्टाइल? आपने कहा उसको वो प्रोटेक्शन दी जब उसको जरूरत थी सबसे ज्यादा। ऐसे केसेस है बच्चों के हमारे पास जहां पर पेरेंट्स के ऊपर उल्टे केसेस चलाए गए। 3 केसेस मेरे पास आज के तारीख में ऐसे हैं बच्चियों के, जहां पे उनके फादर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लगाए गए। तो वो क्यों आगे आकर कैसे केस लड़ेंगे? लीगल एड का वकील तो उस बच्ची को मिलेगा क्योंकि वो विक्टिम है सेक्सुअल अब्यूज की, उसके फादर को थोड़ी ना मिलेगा कि वो भी डट के खड़ा होकर के लड़ सके। तो जब परिवार को भी हम साथ नहीं देंगे, कैसे वो लड़ेंगे केसेस? तो ये दिक्कतें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। एंड आई थिंक नाउ वी शुड जस्ट टेक क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। एंड नहीं सबसे प्रश्न दे। I'm not the organizer. I should follow what I told. Can we take the questions? There are any questions? अगर हम थोड़ा बहुत और देख चले, we have another session and उसके बाद questions लेते हैं। हमारा दूसरा सेशन जो है तो काफी देर से है, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। That's not fair. आप कितने लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं? एक तो सवाल है, छोटा सवाल पूछिए, छोटा जवाब दीजिए। मेरा सवाल एक्चुअली आपसे ही है कि आपने बोला कि ये आपने जो भी अपना आकलन दिया, आपको नहीं लगता है कि ये जो जजेस हैं उनका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप चाहे ये कानून किसी भी तरीके का लेके आए, हमने जो जजमेंट देना है वो अपने एटीट्यूड, अपने तरीके और अपने माइंडसेट से देना है, जो मेरा पर्सनल वो है। उसमें चाहे वो वर्क बर्डन फ्रस्ट्रेशन है, चाहे उनके मॉरल इश्यूज हैं, चाहे उनके पर्सनल एटीट्यूड्स हैं, उन सबके बेसिस पे वो जजमेंट देंगे, जैसे मैम ने वो एग्जाम्पल दिया। और दूसरा मुझे लगता है कि ये पेट्रियार्कल तो है, लेकिन ये जो जजमेंट्स हैं ये जब दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं
जो सामने खड़ा है, जिसके लिए जजमेंट दे रहा है, उसकी क्लास कास्ट और उसके बैकग्राउंड को देख के भी मैं कितना चैलेंज कर सकूंगी, मैं कहाँ हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, वो स्थिति को देख के भी जजमेंट दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्लास से प्रभावित हैं, जजेस की अपनी माइंडसेट से प्रभावित हैं, उनके मोरालिटी एटीट्यूड से प्रभावित हैं और उनके पर्सनल एटीट्यूड से भी प्रभावित हैं। तो आपने बोला कि हम कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून बनाने की जरूरत ही इसीलिए है कि जो कानून जो है वो उस तरीके से डील नहीं हो रहा है जिसमें हम बेनिफिटेड फील करें, इसीलिए उसको नए नए तरीके से क्लासिफाई किया जा रहा है, जबकि फिर भी हम बेनिफिट नहीं हो रहे। आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। हम लोग वकीलों में लैंग्वेज है कि हम बोलते हैं कानूनी दरबार है, तो जल्दी इधर मारो को उड़ जाएगा, वही है जजेस इसी के वकील खाते हैं, याद रखिए। बिल्कुल सही, आपके पास 100% सहमत है। अदालत में अपने उनके प्रेजुडिस हैं, आप कानून लिख दो, वो लिखेंगे वही वो लिखना चाहते हैं। प्रेजुडिस जो लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में है, जुडिशरी जनरल पूरा सोसाइटी का जो प्रेजुडिस है वो सारे इंस्टीट्यूशन में आता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। अगर बायस और प्रेजुडिस सोसाइटी में है अलग अलग वजहों से, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन में भी कभी लॉ के माध्यम से आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। That's all you do. When you're talking about the budgetary allocation, recently I was there in Geneva when the CEDAW committee asked a direct question to India that the Ministry of Child and Women Welfare, that most of the funds allocated to children, not to women, that 90% for children and only the 10% for women. And the India replied on that, like, we don't need more fund for women empowerment. That was the reply of India government. So very recently they have asked a very direct question to that. So I'm just wondering, like, we're talking about the budgetary allocation. Let me share with you something very important. All of you should know this. कि हम लोग कैसे जब पैसे की बारी आती है तो कैसे बदमाशी करते हैं। यही सवाल जो है इसका रिजल्ट आप जानते हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 तारीख को अपनी स्पीच सुनाई, बजट स्पीच, तो उन्होंने कहा हम एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं 100 करोड़ की गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। और हर साल जब बजट अनाउंस होता है, एक होता है स्टेटमेंट नंबर 22 जिसमें बच्चों का बजट आपको नजर आता है कि बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं। बच्चों के बजट 22 में वो गर्ल चाइल्ड का स्कीम कहीं आपको नजर नहीं आएगा, कहीं भी नहीं, वो है ही नहीं। उसको कहाँ डाला गया है? उसको डाला गया है जेंडर बजट में महिलाओं के विभाग के साथ जोड़ करके। और जो स्कीम धनलक्ष्मी जैसे स्कीम बच्चों के बजट में थे वो खत्म करते जा रहे धीरे, और ये उसका आखिरी साल है। तो ये जगड़ी हो रही है कि यहाँ से निकालकर आपने उस विभाग में डाल दिया और सीडा कमेटी को दिखा दिया जाएगा कि हमने 100 करोड़ बजट बढ़ा दिया, हमने नई स्कीम डाल दी उसमें। ये बदमाशी जो है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। नया कुछ नहीं मिल रहा है, वो पुराने को यहाँ से हटा के वहां डाला जा रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस and we need to have clear commitment from the government to invest adequately in both women's issues and children's issues. वो कमिटमेंट जब तक नहीं रहेगी ये यहीं की शफलिंग होती रहेगी और हमारे साथ बदमाशी।